Assalamu alaikum everyone. I am incredibly pleased and delighted to welcome everyone for this tremendously effective and knowledge acquiring event. ATS has organized a live session on education, leadership, and entrepreneurship in collaboration with Daudian Media Society. This is Nurul Sabah, the General Secretary of Daudian Media. I'll be hosting this live session today. Now let's talk about the heading of today's session: education, leadership, and entrepreneurship. Everyone wants to be a leader nowadays, but they lack in few characteristics. This session will not only enhance your leadership skills and qualities, but will also educate you on the entrepreneurship opportunities that you are missing out. The benefit of entrepreneurship extends beyond the business they establish. Entrepreneurs improve the lives of individuals and communities as well as the overall. Moving, it is my absolute honor and privilege to call our guest speaker, Ms. Uruj Fatma. She is an educationist, social activist, founder of Designer, and president of Edifiers Activism. Assalamu alaikum everyone. Noor, can you hear me? Yes, Miss. Okay, thank you so much for your kind introduction and thank you so much for giving me this opportunity to be here and talk to you guys. तो इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया है फॉर्मली ईच एंड एवरीथिंग. अमूमन जब सेशन स्टार्ट होता है तो स्पीकर ज़्यादा बोलता है और आप लोग सुनते हो, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि आप लोग भी इंटरैक्ट करो. सिर्फ बातें करने से या सिर्फ एक लेक्चर सुनने से यू कांट बी अ लीडर. तो विल ट्राई कि इसको मोर प्रैक्टिकल अप्रोच दें पूरे सेशन को. ओके, सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? किसी को आवाज को कोई मसला हो? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एनीवन जिनको आवाज का मसला हो, आवाज ना आ रही हो? ओके, नूर आपको आ रही है मेरी आवाज क्लियरली? जी. अच्छा, कुछ पार्टिसिपेंट है उनको नहीं आ रही, तो मींस आपके ही कनेक्शन का इशू है, तो काइंडली उसको रिव्यू कर लें थोड़ा. अच्छा, क्लियर आ रही है वॉइस. ओके, वेल एंड गुड. आज हम बात करने जा रहे हैं एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप पे. लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले फॉर्मली आप लोगों से मेरा एक सवाल है. व्हाट डू यू थिंक कि एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में क्या फर्क होता है? हम बहुत ये टर्म्स यूज करते हैं इन डेली लाइफ नाउअडेज. एंटरप्रेन्योरशिप, किसी ने कोई बिजनेस खोल लिया या स्टार्टअप कर लिया तो हम कहते हैं जी हम एंटरप्रेन्योर हैं. तो अगर किसी को कोई मेजर डिफरेंस पता हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन an entrepreneur and a businessman, anyone who want to volunteer? आप लोग टेक्स्ट में लिख के बता सकते हो if you guys are not comfortable. नहीं तो आप माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं. anyone? थर्टी 35 लोग हैं हमारे पास. किसी को भी नहीं पता एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में मेजर डिफरेंस क्या होता है? मेक अ गेस. यस यस प्लीज. मैं बताना चाहता था कि एंटरप्रेन्योर बेसिकली वो होता है जिसमें एक बंदा अपनी ही कोई सर्विसेज या अपनी ही कोई प्रोडक्ट क्रिएट करके सेल आउट करता है हिमसेल्फ. और बिजनेस ये होता है कि वो कोई भी सर्विसेज, बिजनेस में हम कोई भी अदर प्रोडक्ट्स हम एक प्रोसेस के थ्रू लेके आके फिर आगे एंड कस्टमर को सेल करते हैं इस पूरे प्रोसेस में. ठीक है. कुछ लोग कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप एक न्यू स्टार्टअप होता है. एंटरप्रेन्योरशिप में न्यू आइडिया होता है, कंसेप्ट होता है. बिजनेस में ओल्ड आइडिया होता है. एंटरप्रेन्योर क्रिएटिव माइंड होते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो स्टार्टअप होता है. बिजनेस ऑलरेडी डेवलप होता है. business mean already running something. Business is already set by something, but entrepreneurship is a new starting of business by oneself. उस्मान कह रहे हैं कि जी
Businessmen run their business for the primary purpose of making profit. Entrepreneurship intend to make profits but with the purpose of making difference. अच्छा अच्छे आंसर्स हैं, लेकिन कुछ गूगल हुए हैं अभी, लेकिन आप लोगों का आइडिया लेना चाह रही थी मैं, लेकिन वेल एंड गुड, आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, बेसिकली जो एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस होता है ना, उसमें 4 मेजर डिफरेंसेस होते हैं। पहला डिफरेंस होता है यूनिकनेस का, और ये कंसेप्ट समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप एक डिफरेंस कर पाओ दोनों चीजों में, क्योंकि हर पुराने आइडिया को उठा के उससे प्रॉफिट कमा लेना इज नॉट एंटरप्रेन्योरशिप। तो मेजरली इनमें 4 बेसिक डिफरेंस होते हैं। पहला डिफरेंस जो होता है वो यूनिकनेस का होता है। एंटरप्रेन्योरशिप जो एंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा एक न्यू आइडिया लेके आता है, एक यूनिक प्रोडक्ट या यूनिक सर्विस लेके आता है जिससे वो कोई डिफरेंस ला सके अपनी सोसाइटी में। ठीक है, बिजनेस में हम ऑलरेडी जनरेटेड आइडिया, ऑलरेडी जो हमारा बिजनेस मॉडल होता है बना हुआ कोई भी, उसी को लेके चल के उसको कॉपी करके लेके चलते हैं। दूसरी चीज होती है ऑब्जेक्टिव। बिजनेसमैन जो होता है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि उसने सिर्फ पैसे कमाने हैं, उसने सिर्फ प्रॉफिट जनरेट करना है। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका प्राइमरी पर्पस होता है कि उसने प्रॉफिट तो जनरेट करना है, लेकिन उसके साथ कोई वो डिफरेंस भी लेके आ रहा हो इन देयर सोसाइटी। अगेन, रिस्क टेकिंग। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्रेजीली रिस्क लेते हैं, उनका कोई कैलकुलेटेड रिस्क नहीं होता, लेकिन बिजनेसमैन का हमेशा वेरी एनालिसिस करके प्रॉपर कैलकुलेटेड रिस्क होता है। इसके अलावा जो एंटरप्रेन्योर होता है वो लीडर भी होता है, लाजमी नहीं है एक बिजनेसमैन लीडर भी हो। तो ये 4 मेजर डिफरेंसेस आपको बताना इसलिए जरूरी थे सेशन से, क्योंकि आज हम लीडरशिप के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप को। तो बेसिकली हम एजुकेशन को, एंटरप्रेन्योरशिप को लीडरशिप के अंडर डिस्कवर करेंगे कि कैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप को कंबाइन कर सकते हैं लीडरशिप के साथ। अच्छा, हमारी पहली स्लाइड जो है वो है डिस्कवर अ लीडर विद इन योरसेल्फ। प्रीटी सिंपल, आगे कर दें नूर। हु इज लाइक हैंडलिंग द स्लाइड्स राइट नाउ? स्लाइड मूव कर दें। आगे कर दें, आगे कर दें। लीडर की डेफिनेशन पे ले आए नेक्स्ट इससे। अच्छा, अब अमूमन हमारे यहाँ ये मिथ होता है कि लीडर वो होगा बंदा जो कोई बहुत ही हाई फाई या बहुत ही टॉप लेवल के ऊपर जो बंदा बैठा होता है वो लीडर होता है। ये बहुत गलत एक कंसेप्शन है लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप का मतलब ये होता है कि आपका एक इन्फ्लुएंस है किसी भी कम्युनिटी पे। वो इन्फ्लुएंस छोटा भी हो सकता है, वो इन्फ्लुएंस बड़ा भी हो सकता है। एक लीडर के पास हमेशा 3 चीजें होती हैं, उसके पास इंटेंशन होती है, स्ट्रैटेजी होती है। पीछे वाली स्लाइड पे ले जाए नूर, पीछे है जो इससे स्लाइड जहां पे सिर्फ लीडर लिखा हुआ है, और इसको बड़ा कर दें। या एक जो लीडर होता है उसके पास 3 चीजें होती हैं, उसके पास इंटेंशन होती है, स्ट्रैटेजी होती है और डायरेक्शन होती है। अब वो कोई भी बंदा हो सकता है, वो टॉप मैनेजमेंट भी हो सकता है, वो मिडिल मैनेजमेंट में भी हो सकता है, वो लोअर मैनेजमेंट पे भी हो सकता है। अगर ये 3 चीजें उस बंदे के पास हैं और इसका एक स्पेसिफिक कम्युनिटी पे एक इन्फ्लुएंस है, तो वो बंदा लीडर है। लीडरशिप का ताल्लुक ना आपकी जात से होता है, ना कल्चर से होता है, ना एज से होता है, ना एजुकेशन से होता है। यू कैन बी अ लीडर एट एनी एज। ओनली थिंग जो रिक्वायर होती है टू बी अ लीडर इज प्रैक्टिस। उन खसूसियात की, उन क्वालिटीज की प्रैक्टिस जो डेली बेसिस में आपने अपने बिहेवियर के अंदर लेके आनी है, वो आपको एक लीडर बनाती है। कोई कोई मसला नहीं है, आप डॉक्टर हो, आप चौकीदार हो, आप साइकोलॉजिस्ट हो, आप इंजीनियर हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, आप 16 साल के हो, आप 18 साल के हो, आप 20 साल के हो, आप 25 साल के हो, ये भी मैटर नहीं करता। अगर आप ये 3 चीजें हैं और आपका इन्फ्लुएंस है, तो इट मीन्स यू आर अ लीडर। अब लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप वो स्पेसिफिक क्वालिटीज होती हैं जो कोई भी बंदा पोजेस करता है जो कि लीडर होता है। ठीक है, बीइंग अ लीडर सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं जो कि हमने फिल आउट करने हैं, और आज हम स्पेसिफिकली उन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही बात करेंगे। आगे कर दे नूर, आगे ले जाएं, एवोल्यूशन पे ले जाएं।
ठीक है जी, ये बात हो गई। थोड़ा सा अब हम बात इस पे करेंगे कि लीडरशिप की जरूरत कब पेश आती है। आगे ले जाएं और हिस्ट्री पे ले जाएं, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से ये कंसेप्ट लेके आता है। पिछली वाली स्लाइड इससे, या दिस वन। अच्छा, सबसे पहले अगर आप लोगों ने थोड़ी सी हिस्ट्री स्टडी की हो तो आप लोगों को पता होगा कि हमारी जो सबसे पहली सोसाइटी थी उसे हम हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी कहते थे। अब मजे की बात थी, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी में जो सबसे ज्यादा एनर्जी इंसान की यूटिलाइज होती थी, जो फिजिकल एनर्जी होती थी, उसमें औरतों का ये काम होता था कि उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के जो रंग हैं, जो हर्ब्स हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, उनको आइडेंटिफाई करना होता था कि कौन सी यूजफुल है, कौन सी एज अ फूड यूटिलाइज हो सकती हैं एंड कौन सी एज अ मेडिसिन यूटिलाइज हो सकती हैं। तो इनके लिए उनकी नजर का शार्प होना, उनकी स्मेलिंग सेंस का शार्प होना बहुत जरूरी था। इन पे उनका सर्वाइवल डिपेंड करता था। इसी तरह जो मर्द हजरात थे उनका मेजर काम शिकार करके लाना होता था ताकि वो सरवाइव कर पाए। इनके लिए उनकी जो फिजिकल बॉडी स्ट्रेंथ थी वो बहुत मैटर करती थी कि कितने मसल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आईसाइट कितनी तेज है, कितनी दूर से वो शिकार को देख लेते हैं। तो मेजरली आपके सर्वाइवल के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो आपकी फिजिकल एनर्जी थी। ठीक है, फिर उसके बाद जी पहिए का इजाद होता है, एग्रेरियन एज आती है, एग्रीकल्चर एज कहते हैं हम जिसे। उसके इजाद होते ही अब आपकी दो किस्म की एनर्जीज यूटिलाइज होना शुरू हो जाती हैं। एक तो आपकी फिजिकल एनर्जी, क्योंकि अब काश्तकारी होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, काश्तकारी हो रही है तो आपने उसके लिए जो टूल्स बनाने हैं, पहिए को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, अब आपने इसके बारे में सोचना भी है। फिजिकल एनर्जी तो यूटिलाइज होगी होगी, उसके साथ आपकी जो इंटेलेक्चुअल एनर्जी है वो बहुत ज्यादा उसका आउटपुट रिक्वायर्ड होता है और इनपुट भी रिक्वायर्ड होता है। तो मेजरली तो दो एनर्जीज इस एरा में यूज हो रही थी, वो थी आपकी फिजिकल एनर्जी और आपकी इंटेलेक्चुअल एनर्जी। फिर वक्त के साथ साथ हायरार्की बन गई, इंडस्ट्रीज बन गई, और जब इंडस्ट्रीज बनी तो इंसानों का आपस में इंटरेक्शन और ज्यादा हो गया। ठीक है, अब जो इंसान थे पहले जो काम कर रहे थे उनकी जगह मशीनों ने भी ले ली। ठीक है, अब मशीनों को रन करने के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए थी, जिसके लिए उन्होंने हायरार्की बनाई। टॉप मैनेजमेंट बनाई, फिर मिडिल मैनेजमेंट बनाई, फिर लोअर मैनेजमेंट बनाई। ठीक है, अब उन्होंने इंटरेक्ट करना था। ह्यूमन इंटरेक्शन का मतलब है कि आपका जो कॉलीग है उसके आपने जज्बात को भी समझना है, उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को भी समझना है, उसकी फिजिकल एबिलिटी को भी समझना है। ठीक है, तो मेजरली फिर तीन एनर्जीज यूटिलाइज होना स्टार्ट हुई। वो आपकी फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल एनर्जी थी, जिसे हम आज के दौर में इमोशनल इंटेलिजेंस या ईआई भी कहते हैं। ईआई से मुराद ये होता है कि आप अपने जज्बात को, एहसासात को अच्छे तरीके से समझो और आपसे जो अगला बंदा जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हो उसके इमोशंस को भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओ, और उसके बाद एक रिस्पॉन्स बनाओ, एक बिहेवियर बनाओ जो कि एक्यूरेट हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो मेजरली आपकी इस एरा में तीन एनर्जीज यूटिलाइज होनी थी, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल। और यही वो एरा है जहां से लीडरशिप का भी आगाज होता है, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ी डोमेन है लीडरशिप की। जब तक आप दूसरे की मेंटल स्टेट, दूसरे की इमोशनल स्टेट को अंडरस्टैंड नहीं करते हो, उसको अपने ऊपर एज इट इज नहीं अप्लाई कर सकते हो, या कहते हैं ना किसी के शू में रह के सोचना, चीजों को महसूस करना, तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते। ठीक है, तो वो यहाँ से लीडरशिप का स्टार्ट होता है जब हमने इंसानों को मैनेज करने की बात आती है। ठीक है, उसके बाद आज का जो एरा है इसको हम एरा ऑफ नॉलेज कहते हैं। आज के एरा में वो बंदा सरवाइव कर सकता है जिसके पास नॉलेज है, और बाय नॉलेज वी मीन फिजिकल एनर्जी, इंटेलेक्चुअल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी एंड स्पिरिचुअल एनर्जी। अब पहले लीडरशिप को और इंडस्ट्रियल एज में लीडरशिप और बॉसी एटीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं था। लोग इनको इंटरचेंजेबली दोनों टर्म्स को यूज करते थे, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ पता चला कि नहीं, लीडरशिप ये होती है, लीडरशिप सपोर्ट, जो लीडर होता है वो सपोर्ट करता है, वो हुक्म नहीं जमाता, वो आपको प्रेशराइज नहीं करता, वो आपको सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए यूज नहीं करता। अभी हमने मेजर डिफरेंस पढ़ा था बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप और
बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन के अंदर, और हमने बात की जो कि एंटरप्रेन्योर होता है वो प्रॉफिट विद पर्पस लेता है, और जो बिजनेसमैन होता है उसको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए होता है। इसी तरह जो लीडर होता है वो प्रॉफिट तो जनरेट करता है। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के जुमरे में इस चीज को देखो, अगर आप कोई भी स्टार्टअप ले रहे हो या कोई भी चीज ले रहे हो, एज अ लीडर आप चाहोगे कि आपकी टीम इतना अच्छा काम करे कि आपको प्रॉफिट जनरेट हो, लेकिन साथ साथ आप टीम बिल्डिंग भी करते हो। लेकिन लाजमी नहीं है जो बिजनेसमैन है, लाजमी नहीं है जो एक बिजनेसमैन है वो इसी पैटर्न को फॉलो करे। जो बिजनेसमैन है मे बी वो इतना प्रॉफिट जनरेट कर रहा हो, जो कि अमूमन हमारे पाकिस्तान में कल्चर है। आप बिजनेसमैन को देखो, वो कभी भी अपनी टीम का ख्याल नहीं रखते। वो आपकी टीम की क्या नीड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको क्या चीज चाहिए, किस चीज की ज्यादा जरूरत है, वो किस फेज से गो थ्रू कर रही है आपकी टीम, उस चीज को खातिर खा में नहीं करते, वो उस चीज को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यही मेजर डिफरेंस है एक लीडर में और बॉस में। अच्छा जी, अगली स्लाइड कर दें नूर। एवोल्यूशन के बाद थोड़ी सी हम बात करेंगे कि जो लीडर होता है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आगे कर दें नूर। करेक्टरिस्टिक्स पे हैं। अच्छा, अब जो लीडर्स की ना 10 मेजर क्वालिटीज होती हैं, ये पढ़ने से पहले, ये समझने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं। अगर तो आप लोगों को लग रहा है कि आज आप लोग ये बातें सुनोगे और सुन के आप लीडर बन जाओगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल, यू आर वेस्टिंग योर टाइम हियर। हाँ, इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे, फिर ही कुछ होगा। सिर्फ चीजें सुनने से और 10,000 लेक्चर्स लेने से कोई डिफरेंस नहीं पैदा होता अनलेस और अनटिल आप उसको अपने बिहेवियर का हिस्सा नहीं बनाते। तो आपसे गुजारिश है कि आप जो बातें सुने इसको इम्प्लीमेंट करें। मे बी आप एक दफा फेल हो, 2 दफा फेल हो, 3 दफा फेल हो, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम you will learn a lot and you will feel the difference and you will create that aura and influence जो एक लीडर के पास होता है। वो इंसान बनेंगे जिसको लोग फॉलो करना चाहते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज जो एक लीडर में होती है, स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग। एनीवन हु कैन टेल मी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में क्या फर्क होता है? स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में क्या फर्क होता है? एनीवन? बोले, आप सब लोग यहाँ लीडर बनने आए हैं, जब तक आप बोलेंगे नहीं तो लीडरशिप कैसे आप अपने अंदर इंटीग्रेट करेंगे? इट्स अ वेरी सेफ जोन। आपको जो भी ओपिनियन है एटलीस्ट वो ओपिनियन दें, वी विल अप्रिशिएट दैट। नो जजमेंट, नो नथिंग एल्स। आप बताएं, वी जस्ट वांट टू हियर योर फीडबैक ऑन इट कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में। कुछ भी जहन में है बता दें। Strategy is basically when you make choices on your environment, and planning is that you make the surrounding first. ओके, ठीक है। एनीबडी एल्स? देखिए, अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो फिर मैं नेम कॉल करूंगी, ऐसे ये सेशन नहीं आगे बढ़ेगा। मुझे आप लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। And planning is स्ट्रैटेजी, जी बोले। and planning is basically how to use your resources. ठीक है। एनीवन एल्स? अच्छा, कामरान कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजी स्मॉल गोल्स अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं और प्लानिंग लॉन्ग टर्म होती है। अच्छा, I can't pronounce your name. I think it's Kumari. Strategy means we look the things. Strategy is tactics and planning for long run. Muhammad Harun Hassan. Okay, anybody else? सिर्फ 3 लोगों ने बताया है। हमारे पास 38 पार्टिसिपेंट्स हैं, 1% भी नहीं लोग मतलब बोल रहे। स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म होती है अपने गोल को अचीव करने के लिए। प्लानिंग मीन प्रॉपर गाइडेंस। एनीबडी एल्स? और बताएं। Strategy is point-to-point rules, but planning tells us the complete the sequence of work being done. Yes, to some extent, this is a very accurate answer, Abrar.
Anyone else? Or planning with something that we planned in a well manner. अच्छा. और बहुत सारे लोग हैं. तैयबा मुतलूब आई गेस. तैयबा आप बताएं, व्हाट डू यू थिंक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में क्या डिफरेंस होता है? आई थिंक स्ट्रैटेजी इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग. ठीक है, ओके. फैज, मीटिंग कितनी देर में एंड हो रही है? कोई 3 मिनट्स में ये जो है क्लोज हो जाएगी, एंड हो जाएगी. तो सैम लिंक से जो है आप लोग ज्वाइन करिएगा. Okay. Can you simplify what is strategy? Yes, I will simplify it, but first of all, I would like to know कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस बारे में. बहुत कॉमन वर्ड्स हैं. हम कहते हैं मैंने स्ट्रैटेजी बना ली, मैंने प्लानिंग की है. तो व्हाट इज द थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन द टू? समटाइम्स क्योंकि हम टर्म्स को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर रहे होते हैं बहुत कैजुअली. Planning is thinking before action takes place, and strategy is just a comprehensive plan. Okay. अच्छा, बेसिकली ना प्लानिंग और स्ट्रैटेजी इंटरलिंक्ड होती है, लेकिन स्ट्रैटेजी इज मोर लाइक कि हमने अपने इन्वायरमेंट में देखना है कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं. फॉर एग्जांपल, आप एंटरप्रेन्योर हो, आपके पास एक बहुत क्रिएटिव ओरिजिनल सा आइडिया जिस पे आप काम करना चाह रहे हो, आप उसको प्रॉफिटेबल बनाना चाह रहे हो. ठीक है, आप देखोगे कि मेरे इन्वायरमेंट में मेरे पास कितने रिसोर्सेज हैं. फॉर एग्जांपल, एक एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप के लिए आपको किन किन रिसोर्सेज की जरूरत होती है? आपको लोगों की जरूरत होती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूँ मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी खोलनी है, और हम सोचते हैं कि बड़ा यूनिक आइडिया, पहले कभी कोई डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी नहीं खुली हुई. ठीक है, ये मेरा आइडिया. उसके लिए मुझे क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे? मुझे पैसे चाहिए होंगे, मुझे लोग चाहिए होंगे. ठीक है, टीम चाहिए होगी, मुझे एक सोशल मीडिया मार्केटर चाहिए होगा, एक वेब डेवलपर चाहिए होगा, एक ग्राफिक डिजाइनर चाहिए होगा, एक गेम डेवलपर चाहिए होगा. ऐसे मुझे 10-15 लोगों की टीम रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो मैं जब ये जजमेंट कर लेती हूँ कि मेरे पास कितने रिसोर्सेज हैं, मेरे पास मेरे इर्द गिर्द कितने लोग हैं जो ग्राफिक डिजाइनर हैं, मेरे इर्द गिर्द कितने लोग हैं जो वेब डेवलपर हैं, मेरे इर्द गिर्द कितने लोग हैं जो गेम डेवलप कर लेते हैं, राइट? और मेरे पास कितनी अमाउंट है, मैं ऑफिस खोल सकती हूँ, नहीं खोल सकती, मैं बड़ा ऑफिस ले सकती हूँ या छोटा ऑफिस लूँ मैं. तो ये जो जजमेंट है बेसिकली इट्स अ स्ट्रैटेजी. अब जब इस स्ट्रैटेजी को हम फेज बाय फेज डिवाइड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि आफ्टर 6 मंथ्स पहले मैं इसको ऑनलाइन लेके चलूंगी, एंड आफ्टर 6 मंथ आई विल हैव माय ओन ऑफिस, एंड आफ्टर 6 मंथ मैं ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगी, एंड आफ्टर 6 मंथ मैं ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगी. तो वो प्लानिंग हो जाती है, और इट गोज हैंड बाय हैंड. ठीक है, दोनों कट्ठे ही चलते हैं. ये नहीं होता कि वो पहले हो जाती है वो बाद में होती है, कट्ठे चल रही होती है. अब जो एक लीडर होता है, वो प्लानर, उसके पास स्ट्रैटेजी भी होती है, उसको पता होता है एक्यूरेटली मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ. वो कोई डिल्यूजनल नहीं होता. हमारे यहाँ पे मसला ये है कि हम बहुत अनरियलिस्टिक हो जाते हैं जब हम स्टार्ट, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारे पास रिसोर्सेज हो ना हो. ठीक है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करता है कि उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं, फिर इसको प्लानिंग फेज में डिवाइड कर देता है कि आफ्टर दिस टाइम आई विल डू दिस, आफ्टर दिस टाइम मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा. ठीक है, और एक और बड़ी गलती जो हम करते हैं, हम प्लानिंग नहीं करते. हम सिर्फ हवा के घोड़ों में चल रहे होते हैं, कोई हमारी गोल सेटिंग